हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम काफी इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं जिससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एंड साथ ही साथ डेरिवेशन के तौर पे तो पूछा ही जाता है। सो आप देख पा रहे हैं डेरिवेशन का जो हेडिंग है दैट इज टॉर्क experienced by an electric dipole placed in an uniform electric field। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्लेस कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्लेस कर सकते हैं। दोनों के केस में क्या क्या चीजें डिफरेंस होती है वो भी अपने डिस्कस करेंगे, बिकॉज थियरी में भी इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बुक पेन निकाल लो, यू ऑल नो द ड्रिल, मेरे साथ फॉलो अलोंग करें। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बातें हम लोग को जो लिखना बोर्ड एग्जाम्स में जरूरी है, बिकॉज एग्जामिनर को चेक करने में भी मजा आना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए हमें फिजिक्स आती है कि नहीं। सो फिगर शोज an electric dipole with charges plus q and minus q at a separation of 2l placed in a uniform electric field। ठीक है, placed in a नहीं in an होना चाहिए। so in an uniform electric field, बराबर बात है। so हम लोग ने एक डाइपोल लिया माइनस q का चार्ज का प्लस q का चार्ज, राइट, उसको देखा, उसको इधर रखा है, बराबर बात है। ठीक है, अब उसके ऊपर जो है ना टॉर्क लगने वाला है, राइट। सो वो टॉर्क क्यू लगेगा और जो मेरा डाइपोल है वो एंगल थीटा बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अच्छा, ऐसा अज्यूम कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, तो हम लोग को पता है पॉजिटिव चार्जेस यहाँ होंगे और नेगेटिव चार्जेस यहाँ होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, बराबर बात है। हमने जो डाइपोल रखा है उसको कुछ पर्टिकुलर एंगल थीटा पे रख दिया है, माइनस क्यू मैंने इधर रखा है, प्लस क्यू मैंने यहां पे रखा है। ठीक है, अच्छा, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी किधर होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू डायरेक्शन में। सो दिस इज अवर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ऐसा हम लोगों ने अज्यूम करके रखा है, बराबर। अब हम लोग को ये प्रूव करना है कि जो हमारा डाइपोल है उस पे टॉर्क लगने वाला है, मतलब वो एक रोटेशनल मोशन को परफॉर्म करने वाला है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं, लेट्स सी दैट। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो डाइपोल है उसमें दो चार्जेस है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, राइट। अब देखो, चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जिसका फॉर्मूला होता है, हम लोग को पता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर बात है। अच्छा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कहां एक्सपीरियंस होगा, देखो नेगेटिव चार्जेस तो यहां है। सो पॉजिटिव वाले चार्जेस को नेगेटिव वाले चार्जेस बोलेंगे आ जाओ मेरे पास आ जाओ, राइट। सो उसका जो फोर्स होगा वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा F1। समझ आता है? यस ऑफ कोर्स। चलिए, ये जो माइनस क्यू का चार्ज है, ये जो माइनस क्यू का चार्ज है वो क्या बोलेगा पॉजिटिव को कि मेरे को तेरे पास आना है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। तो दोनों फोर्स लिख लेते हैं। सबसे पहले जो F1 होगा वो क्यू ई आई कैप होगा, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, बराबर बात है। प्लस क्यू पे जो चार्ज होगा वो इधर होगा आई कैप डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। माइनस क्यू पे जो चार्ज होगा वो इधर होगा, राइट, माइनस क्यू पे चार्ज इधर होने वाला है, कौन सा डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव आई कैप में होगा, तो इसलिए माइनस आई कैप लिखा है। दिस इज फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, दिस इज फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू। यहां पे हम देख पा रहे हैं जो दोनों फोर्स है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बराबर बात है, क्योंकि देखो यार क्यू तो सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम लग रही है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, बराबर बात है। ठीक है, सो दोनों का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। सो इस डाइपोल को नेट फोर्स क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, इस डाइपोल को नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो जीरो एक्सपीरियंस हो रहा है, बराबर बात है। अब बात यह है कि यहां पे टॉर्क क्यों लगेगा। हमने 11th स्टैंडर्ड में काफी अच्छा चैप्टर पढ़ा था रोटेशनल मोशन, जहां पे हमने एक चीज देखी थी कि कोई भी एक सिस्टम पे दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अगर अट्रैक्ट लगते हैं अपोजिट डायरेक्शंस में, तो उसको हम बोलते हैं कपल, एंड फिर वो टॉर्क जनरेट करता है कि एक ये पेन है, इस पे किसी ने ऊपर फोर्स लगाया, किसी ने नीचे फोर्स लगाया, तो ये जो पेन है मैं इस हाथ से ऊपर लेके जाता हूँ, इस हाथ से नीचे लेके जाता हूँ, तो पेन क्या करेगी, घूमने लग जाएगी, बराबर बात है। सो रोटेशनल मोशन होने लग जाएगा, मतलब इसको टॉर्क एक्सपीरियंस होने वाला है। सो यहां पे हम देख रहे हैं कि विच मीन्स द फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल is equal in magnitude and opposite in direction at the two ends, therefore it will behave like a couple।
कपल का मतलब ही ये होता है, एज कपल इज एक्टिंग ऑन अ डाइपोल सो इट प्रोड्यूसेस अ टॉर्क। सो यहाँ पे टॉर्क लगने वाला है, ये हम लोग को समझ आ रहा है, बराबर बात है। अब ये जो टॉर्क है वो कितना लगेगा वो देखना है। अच्छा, जो हमारा डाइपोल है वो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाला है वो सोचो। दिस वुड बी द एक्सिस, राइट, ये मैंने क्रॉस बनाया, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाला है, बराबर बात है। तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए उसको दो टॉर्क लग रहे होंगे, बिकॉज देयर आर टू फोर्सेस, बराबर बात है। एक जो टॉर्क होगा वो ये वाला फोर्स अप्लाई करेगा, एक जो टॉर्क होगा वो ये वाला फोर्स अप्लाई करेगा। सबसे पहले हम लोग दोनों टॉर्क के मैग्नीट्यूड्स लिख लेते हैं, फिर हम दोनों टॉर्क के डायरेक्शन लिख लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग टॉर्क 1 निकालते हैं। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। आई होप सो सबको पता होगा, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, बराबर बात है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। अब वो अल्फा ले लेता हूं बिकॉज मुझे नहीं पता क्या है एंगल थीटा, हम लोग ऊपर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ठीक है, बराबर बात है। चलिए, सो सबसे पहले जो टॉर्क 1 है, टॉर्क experienced by charge Q1 वो कितना होगा वो पहले निकाल लेते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है आर क्रॉस एफ होता है, तो हमने लिखा भाई आर एफ साइन थीटा मोड आर मोड एफ साइन थीटा। चलिए, जो साइन अल्फा, अब थीटा क्या है वो देखना पड़ेगा ना, वो अल्फा एंगल क्या है वो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आर निकालते हैं। देखो, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से हमारा जो चार्ज है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, एल होगा। तो आर की जगह पे हम एल लिखेंगे। जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो तो मुझे ऑलरेडी पता है कि वो क्यू ई है, तो वो क्यू ई लिख देंगे, ठीक है। सो हम लोग क्या करने वाले, आर की जगह पे क्या लिख रहे हैं, एल, फोर्स की जगह पे लिख रहे हैं क्यू ई, और साइन अल्फा की जगह पे लिख देते साइन थीटा, बिकॉज आर और एफ के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। वो भी देख लो कैसे हुआ, बराबर, वो देख लेते हैं सबसे पहले। सो दिस इज आर, ये आर वेक्टर है, दिस इज एफ वेक्टर। अच्छा, ये जो एफ वेक्टर है उसको उठा के नीचे रख देता हूं, सो ये एंगल थीटा हो जाएगा, बराबर बात है। सो आर एफ साइन थीटा इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q1। अब जो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q2 होगा वो निकाल लेता हूं। एक्चुअली देखा जाए तो वो भी सेम ही होगा, आएगा, सबको क्लियर है, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट करके लिख रहा हूं, ठीक है। सो यहाँ पे बस चार्ज Q1 की जगह पे Q2 लिखना है मुझे, दैट्स इट। बाकी टॉर्क तो सेम ही होने वाला है, डायरेक्शन अलग होगी डेफिनेटली, राइट। सो आर जो है वो भी एल ही है, जैसे ये वाला जो चार्ज है ये भी हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से एल डिस्टेंस दूरी पे है। फोर्स जो उसको लग रहा है वो भी क्यू ही लग रहा है, भले ही माइनस आई कैप में लग रहा है, हमें तो मैग्नीट्यूड से लेना देना है, और जो एंगल है वो भी हमारा थीटा ही होने वाला है, ठीक है। सो ये दोनों टॉर्क लगने वाले हैं। अब दोनों टॉर्क की डायरेक्शन निकालते हैं। सबसे जो पहला टॉर्क लगने वाला है वो कहां लगेगा वो देखना है। आर क्रॉस एफ का मतलब क्या होता है, आर के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखना है, एफ के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। सो आर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखो, एफ के डायरेक्शन में कर्ल करो, तो आपको पता चलेगा जो टॉर्क है वो मेरा अंदर आने वाला है, ठीक है। जो सबसे पहला डाइपोल है उसके आर के डायरेक्शन में फिंगर्स, एफ के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो टॉर्क अंदर देखने को मिलेगा। आप पेपर पे बनाओगे तो देखो ये पेपर है, बराबर, आर के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा, एफ के डायरेक्शन में कर्ल किया है, तो पेपर के अंदर जब आप पेपर में लिखोगे तो पेपर के अंदर आएगा टॉर्क। सिमिलर बेसिस पे दूसरा आर इधर है, पेपर पे लिखोगे तो पता चलेगा, एफ के डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो भी अंदर ही आने वाला है। सो दोनों टॉर्क जो एक्ट हो रहे हैं वो अंदर लग रहे हैं, अंदर मतलब क्रॉस, राइट। सो नेट टॉर्क कहां लगेगा, अब दोनों अंदर ही लग रहे हैं, भले ही टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है बट दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों टॉर्क ऐड हो जाएंगे। सो हमारा जो नेट टॉर्क होगा वो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 हो जाएगा। सो दिस इज क्यू ई एल साइन थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा। जो टॉर्क है वो इनसाइड है, बराबर, 2 क्यू एल ई साइन थीटा इनसाइड। ये इनसाइड याद रखेंगे बिकॉज चैप्टर 2 में एक डेरिवेशन करने वाले हैं, वहां पे मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि टॉर्क इनसाइड है, ठीक है। चलो, 2ql हमें पता है क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, बिकॉज डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। जहां पे हमारा चार्ज q है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2l है, ठीक है। सो यहां पे आ जाएगा p e sin थीटा,
अब देखो पी ई साइन थीटा लिखा है, बराबर बात है। अच्छा मुझे बताइए डॉट प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है कि कॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है? डॉट प्रोडक्ट में आता है, बराबर बात है। अब पी ई साइन थीटा लिखा है, इसका मतलब क्या हो सकता है? ये पी क्रॉस ई भी हो सकता है, और एल्स ये ई क्रॉस पी भी तो हो सकता है। दोनों में से कोई एक होगा ना, दोनों तो नहीं हो सकते, बिकॉज पी क्रॉस ई और ई क्रॉस पी सेम बात नहीं है, राइट। सो ये क्या पी क्रॉस ई करके आया पी साइन थीटा, या ई क्रॉस पी करके आया पी साइन थीटा? वो हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? हमें पता है जो नेट टॉर्क है वो अंदर है, नेट टॉर्क इनसाइड द प्लेन है, बराबर बात है। अब एक बार पी क्रॉस ई करते हैं। पी क्रॉस ई का मतलब क्या हुआ? डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है। सो अगर आप देखेंगे डाइपोल मूवमेंट अपनी नोटबुक में देखना, डाइपोल मूवमेंट जैसे ये है डाइपोल, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, माइनस क्यू प्लस क्यू। सो डाइपोल के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना है, डाइपोल के डायरेक्शन में फिंगर्स दिख रहा है, डाइपोल के डायरेक्शन में फिंगर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, कर्ल करेंगे तो ये इनसाइड आएगा, ठीक है। सो इनसाइड ही चाहिए टॉर्क, और वो इनसाइड ही आ रहा है। ई क्रॉस पी से अगर आप डायरेक्शन निकालोगे तो वो आउटसाइड आएगा। सो ई क्रॉस पी इज रॉन्ग एंड पी क्रॉस ई इज करेक्ट। सो इस वजह से जो नेट टॉर्क का फॉर्मूला होता है इन एन एक्सपीरियंस बाय डाइपोल, जो नेट टॉर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज पी क्रॉस ई, या टॉर्क नेट वुड बी मोड पी मोड ई साइन थीटा। आई गेस सबको ये बात क्लियर हो जाती है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो समझते हैं। अब सबसे पहला केस जो है वो टॉर्क जीरो कब होगा वो सोचना है। अच्छा देखो टॉर्क का फॉर्मूला है पी साइन थीटा, तुम मुझे बताओ टॉर्क जीरो कब होगा? अच्छा नेट फोर्स तो हमेशा जीरो है, वो हमने देखा, बिकॉज फोर्स इक्वली लग रहा है दोनों साइड पे, नेट फोर्स जो होने वाला है वो हमारा जीरो हो जाएगा, बराबर बात है, ठीक है। अब हम लोगों को ये देखना है कि टॉर्क जीरो कब होगा। अब टॉर्क जीरो कब होगा? जब मेरा जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो जीरो हो जाए, है ना। साइन थीटा वाला कंपोनेंट जीरो हो जाए तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। अब देखो टॉर्क जीरो होने के लिए साइन थीटा जीरो होना जरूरी है। साइन थीटा जीरो कब कब होता है वो बताइए? साइन थीटा जीरो दो जगह पे होता है, एक थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे और एक थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे, है ना। थीटा जीरो भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है। सो वी हैव केस 1 एंड वी हैव केस 2। केस 1 जब साइन थीटा जीरो हो जाए, मतलब थीटा जीरो हो तो साइन थीटा भी जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। अब देखो नेट टॉर्क जीरो है, नेट फोर्स भी जीरो है, तो अगर नेट टॉर्क और नेट फोर्स जीरो हो जाए तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है? ऑफ कोर्स, बिकॉज कुछ फोर्स ही नहीं लग रहा, ना ही नेट फोर्स है ना ही नेट टॉर्क है। तो थीटा जीरो जो है उस केस को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अच्छा जब थीटा 180 होगा तो भी साइन थीटा जीरो होगा, तो भी नेट टॉर्क जीरो होगा, तो ये भी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब है ना बात ये है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम अलग अलग है। एक इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है और दूसरा इक्विलिब्रियम हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सर अब ये क्या नई बला है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो मुझे समझाइए। सो देखो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं। पहले हम थोड़ा विजुअलाइज करते हैं कि थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या होता है। थीटा 0 डिग्री का मतलब डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो जीरो है। सो ऐसा अज्यूम कर लो भाई डाइपोल मूवमेंट ये है माइनस क्यू प्लस क्यू। सो डाइपोल मूवमेंट इधर के डायरेक्शन में होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर के डायरेक्शन में होगी। सो इस केस में डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। इस वाले केस को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि जो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। सो मैं माइनस क्यू को इधर रख देता हूं, प्लस क्यू को इधर रख देता हूं। सो यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट होने वाली है वो हमारी इस डायरेक्शन में होने वाली है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हमारी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है। ये वाले केस में E इज पैरेलल टू P, ये वाले केस में E इज एंटी पैरेलल टू P, बराबर बात है। इस वाले केस में जो थीटा होता है वो 180 डिग्री होता है और इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं।
अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम में फर्क क्या है वो समझाओ। देखो एकदम सिंपल एक शॉर्ट से एग्जांपल में समझा दो। देखो एक कटोरी है, दिस इज अ कटोरी, बराबर। ये कटोरी के अंदर यहां पे हमने बॉल रख दी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये बॉल इक्विलिब्रियम में है? ऑफ कोर्स, ये बॉल कहीं नहीं जा रही, ये बॉल यहां पड़ी हुई है, ये इक्विलिब्रियम में है। अब मैं इसको एकदम ऐसे टिचुक करके फोर्स दे देता हूं, थोड़ा सा फोर्स दे दे रहा हूं, थोड़ा सा टिचिक करेंगे इधर, फिर थोड़ा यहाँ ज्यादा नहीं कि कटोरी से बाहर निकाल दिया बॉल, वो नहीं करना है, तो टिचिक करके फोर्स दे देंगे। सो टिचिक फोर्स से क्या होगा, ये जो बॉल है टिचिक हुआ, ये बॉल ऐसा हो जाएगा ना, बराबर, बॉल इधर आ जाएगी। सिंपल बात है, थोड़ा सा टिचिक फोर्स लगाएंगे तो कुछ समय के लिए बॉल का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो गया, बट बॉल इज सो अ ग्रीन फ्लैग कि भाई बॉल ने बोला मेरे को कोई मेरी पीस ऑफ माइंड जो है उसको ज्यादा देर तक डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो मैं अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आ जाऊंगा। सो दिस बॉल इज मेंटली मैच्योर बॉल, राइट। अब जो हमारा दूसरा बॉल है, दिस इज आवर दूसरी कटोरी, थोड़ी सी कटोरी अच्छी बनाता हूं मैं, राइट, और मेरा बॉल इधर पड़ा है। ये जो बॉल है ये भी इक्विलिब्रियम में है, बराबर बात है, ये जो बॉल है ये भी इक्विलिब्रियम में है, बट टिचिक करने से क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम हमेशा के लिए नहीं बिगड़ जाएगा। जैसे ही आप इसको टिचिक करोगे तो गिर जाएगा, वापस अपनी जगह पे आएगा क्या? सो किसी रेड फ्लैग ने आके इसका इक्विलिब्रियम खराब कर दिया। इक्विलिब्रियम जैसे ही खराब कर दिया तो इसका पीस ऑफ माइंड हमेशा के लिए खराब हो गया, ये वापस अपनी जगह पे आ ही नहीं पाया। दिस इज नॉट अ वेरी मेंटली मैच्योर बॉल, राइट, ठीक है। सो थोड़ा जेनजी भाषा में बोलने का प्रयास था ये, राइट। सो अब ऑन अ सीरियस नोट इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर कोई बॉल है, उसका अगर आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, उसका पीस ऑफ माइंड खराब किया, वो वापस अपनी जगह पे आ गई, तो ये कैसी बॉल है? स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली बॉल है, राइट। एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर आपने उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, उसका पीस ऑफ माइंड खराब किया, तो वापस अपनी जगह पे कभी आ ही नहीं पाएगा। ऐसी बॉल को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पे तो है, डिस्टर्ब किया तो चला गया, राइट। सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जहां पे अगर हम डाइपोल को डिस्प्लेस करेंगे, सो डाइपोल जो है वो अपनी सेम कॉन्फ़िगरेशन पे वापस आ जाएगा। बट अगर मैं डाइपोल को 180 डिग्री वाले केस में डिस्प्लेस करता हूं तो डाइपोल अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आता, वो घूमने लग जाता है, राइट। एंड द केस 3 इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90 तो साइन 91 हो जाएगा। इस केस में जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होता है। सो टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए तब जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है? पीई, बिकॉज टॉर्क की फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। हमने थीटा की जगह पे 90 डिग्री लिख दिया तो पीई हो जाएगा। सो मैक्सिमम टॉर्क इज पीई। आई होप सो सबको क्लियर होगा। अब क्या होता है, ये केस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, बराबर, ये केस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। जब हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तब ये पक्की बात है कि एफ नेट 0 होगा, ये फिक्स है, जरूरी है, ये चीज जरूरी है। अब मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो दिस इज जरूरी, मैं इंग्लिश वाली में लिख लेता हूं, जरूरी है कि एफ नेट 0 होगा। जो टॉर्क नेट है कैन बी, कैन नॉट बी 0। सो इस केस में क्या होगा, ये तो फिक्स है कि नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब नो ट्रांसलेटरी मोशन, इसका मतलब नो ट्रांसलेटरी मोशन, राइट। एंड रोटेशनल मोशन जो है वो पॉसिबल है, बराबर, रोटेशनल मोशन जो है वो पॉसिबल है। अब अगर यहीं पे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ले, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ले, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस केस में क्या होगा, एफ नेट कैन नेवर बी 0। इस केस में नेट फोर्स 0 हो ही नहीं पाएगा, बराबर बात है, क्योंकि एक होगा क्यू ई1 फोर्स, एक डाइपोल पे फोर्स लगा क्यू ई1 और एक लगेगा क्यू ई2। अब ये ई1 और ये ई2 अलग अलग है तो नेट 0 कैसे होगा, क्योंकि फील्ड जो है हमारी नॉन यूनिफॉर्म है। समझ आ रहा है,
हम लोग के पास ये डाइपोल था ना, राइट, ये जो डाइपोल है इसके ऊपर एक ये फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है, अब दोनों इक्वल होंगे ही नहीं बिकॉज दे आर प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर बात है, तो वो लोग इक्वल होंगे ही नहीं, जिसकी वजह से एफ नेट जीरो नहीं होगा। अगेन जो टॉर्क नेट है वो कैन बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, बिकॉज टॉर्क नेट जो है ना वो साइन थीटा पे भी डिपेंड करता है, बराबर बात है, तो कैन बी कैन नॉट बी जीरो, ऐसे लिख देते हैं भाई। सो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेटरी मोशन होने लग जाएगा। अब ट्रांसलेटरी मोशन होना जरूरी है एंड रोटेशनल मोशन पॉसिबल है, वही लिख देते हैं ऊपर से कॉपी करके पेस्ट। आई गेस सबको क्लियर होता है कि इस केस में बस यही क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, इससे एमसीक्यू बन सकते हैं, बराबर बात है। आई होप सो आप लोग को डेरिवेशन बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आज की इस प्यारी सी क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं विच डेरिवेशन वुड यू वांट अस टू डिस्कस नेक्स्ट। इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।